सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर मोहन भाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण एक बड़ा टॉपिक है, उनको हम अलग अलग सब टॉपिक्स में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फोटोसिंथेसिस का जो ओवरव्यू है हम बताएंगे कि आज के हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे और पूरा जो फोटोसिंथेसिस टॉपिक है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस का जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हिस्ट्री, अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, किसने क्या डिस्कवर किया, किसने C3 साइकिल, किसने C4 साइकिल, ये हम देखेंगे पूरी हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें हम थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे विजिबल लाइट, दृश्यमान प्रकाश होता है जिनको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जिनका यूज होता है, दृश्यमान प्रकाश, उनको हम देखेंगे विजिबल लाइट में। उसके बाद हम पिगमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स का रोल होता है, जैसे क्लोरोफिल A, B, कैरेटिनोइड, जेंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, ये सब हैं, हम पिगमेंट्स का देखेंगे। उसके बाद फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। उसके बाद क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड क्वांटम यील्ड का देखेंगे। उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। उसके बाद एमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट के बारे में देखेंगे। उसके बाद एक आता है लाइट रिएक्शन, उसके बाद डार्क रिएक्शन। आज के इस वीडियो में हम ये ओवरव्यू देखेंगे फोटोसिंथेसिस की। ये एक तैयारी है, प्रिपरेशन है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये रिक्वायरमेंट है। क्लोरोप्लास्ट चाहिए, विजिबल लाइट चाहिए, पिगमेंट्स चाहिए, ये बेसिक इनके बारे में। उसके बाद फोटोसिंथेसिस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पहला लाइट रिएक्शन, उसके बाद डार्क रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस इक्वेशन के बारे में। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में कन्वर्ट होते हैं C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कन्वर्ट होते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का निर्माण CO2 मॉलिक्यूल से होता है और H2O की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है। यहाँ पर सनलाइट की लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो एज ए केमिकल एनर्जी यहाँ पर स्टोर होती है और यहाँ पर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने में यहाँ पर यूज किया जाता है। ये पूरी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। इसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या महत्व है। अगर हम देखें कि फोटोसिंथेसिस दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सबसे इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ही ग्रीन प्लांट एनवायरनमेंट से CO2 लेके और उस CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं C6H12O6। तो एनवायरनमेंट की CO2 को कंज्यूम करके C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और इनसे कार्बोहाइड्रेट, अदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और इनसे फिर प्रोटीन, फैट, ये सब जो बायोमोलिक्यूल हैं सेल के अंदर जिनको एनर्जी के लिए हर किसी चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है, इन सब का फॉर्मेशन ग्लूकोज से होता है। तो जितने भी अर्थ पे स्पीसीज हैं उन सब के लिए फूड का जो अवेलेबिलिटी है वो सब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन। इसके अलावा इसको हम एनर्जी ट्रैपिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जो सनलाइट के
सनलाइट में जो लाइट एनर्जी का जो एक अथाह भंडार है, बहुत अधिक क्वांटिटी में जो एनर्जी है, उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में उस एनर्जी का यूज करके और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और इसी प्रोसेस के थ्रू एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ये ग्लूकोज हर स्पीसीज का एज ए फूड के रूप में अवेलेबल होता है। फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ग्रीन प्लांट में होती है, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, इनके अलावा एल्गी में भी फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है। जिनमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है उनको ऑटोट्रोप कहते हैं, और जिनमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होता उनको हेटेरोट्रोप्स कहते हैं। और किसी भी पूरे इकोसिस्टम में देखें तो जिसमें फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, और उसके अलावा जितने भी कंज्यूमर हैं वो सारे प्रोड्यूसर के बनाए हुए फूड पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, और इस प्रकार से फूड चेन चलती रहती है। इसके अलावा हम देखें कि फोटोसिंथेसिस एनवायरनमेंट के अंदर CO2 व ऑक्सीजन का बैलेंस बनाने में भी अपना योगदान देते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर CO2 अगर अधिक हो जाएगी तो वो हमारे रेस्पिरेशन के लिए सही नहीं रहेगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो हमारे रेस्पिरेशन के लिए सही नहीं रहेगा। हमें श्वसन में ऑक्सीजन चाहिए, अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो श्वसन में प्रॉब्लम आएगी। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एनवायरनमेंट से CO2 लेता है, इसलिए CO2 की क्वांटिटी को कम करता है, और उसके बाद एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करता है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ाता है। तो इस प्रकार ये CO2 व O2 दोनों गैसों के बीच में बैलेंस बनाने का भी काम करता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसके बाद देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, कौन से साइंटिस्ट ने किसके बारे में बताया, इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। प्रीस्टले ने बताया कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। प्रीस्टले ने सबसे पहले बताया कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, इसमें न केवल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है बल्कि ऑक्सीजन भी निकलती है, वो एज ए बाई प्रोडक्ट है। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे होज, उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में सनलाइट यूज होती है। यूज ऑफ सनलाइट, सूर्य की जो लाइट एनर्जी है उसका कंज्यूम करके और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद ड्यूट्रोचेट नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्लोरोप्लास्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो एक कोशिकांग है उसमें ये रिएक्शन होती है। उसके बाद हिल ने ये बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, वो H2O मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से H2O का ऑक्सीजन रिलीज में यूज होता है। CO2 का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता, ये बताया हिल ने। उसके बाद कैल्विन एंड बैशेम ने C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल के बारे में बताया, जो फोटोसिंथेसिस का हम माने कि एक मेजर एक साइकिल है जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसमें CO2 का फिक्सेशन होता है, CO2 का रिडक्शन होता है, CO2 मॉलिक्यूल को ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। इस कार्य के लिए कैल्विन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसके बाद एमर्सन ने रेड ड्रॉप इफेक्ट के बारे में बताया, एनहांसमेंट इफेक्ट के बारे में बताया, और PS फर्स्ट एंड PS सेकंड, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, इन तीनों के बारे में हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद पार्क एंड पॉन्ड्स ने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में होती है और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होती है। हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना होता है और स्ट्रोमा होता है। ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस का हम माने तो दो रिएक्शन है मैंने, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एसिमिलेशन पावर बनती है, ATP व NADH2 बनते हैं, और वो एसिमिलेशन पावर डार्क रिएक्शन में जिसमें C3 साइकिल होता है उनमें यूज करके CO2 का फिक्सेशन या रिडक्शन होता है और ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है। तो ये डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में हम
विस्तार से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। उसके बाद हैच एंड स्लैक ने C4 साइकिल, C4 पाथवे के बारे में बताया कि कुछ यूनिक अडेप्टेशन होता है कुछ प्लांट में, जो C3 साइकिल के अलावा एक अलग सी साइकिल होता है, इसको बोलते हैं C4 साइकिल। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कि क्लोरोप्लास्ट कोशिका का एक कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल है। प्लास्टिड भी बोलते हैं, प्लास्टिड कन्वर्ट होता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कलरफुल होते हैं, येलो कलर के, रेड कलर के, जिनमें स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट एंड कैरोटिनोइड्स होते हैं। और कुछ होते हैं क्लोरोप्लास्ट वो होते हैं जिसमें क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी, जिसमें क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसी का रंग हरा होता है। और मोस्टली हम देखते हैं कि जितने भी ये प्लांट हैं उन सभी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसमें क्लोरोफिल ए व बी दोनों होते हैं, ए व बी। इनके अलावा एल्गी में हम देखें क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एल्गी होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। इनके अलावा एक तीसरा होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ये स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड ल्यूकोप्लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ फूड क्लोरोप्लास्ट। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का देखें, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, जिसके चारों ओर एक डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। और इसमें स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं ग्रेना। और उसके बाद जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है उसका बोलते हैं स्ट्रोमा। मैंने पहले बताया था कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में होती है और जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है। तो ग्रेना क्या है? ग्रेनम का इस टाइप से स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है और एक स्टैक को हम बोलेंगे थाइलेकोइड। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये ग्रेना कहलाता है। और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से स्ट्रोमा लेमिली से अटैच होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली, जिससे एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से अटैच होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में कुछ डीएनए का कंटेंट भी होता है, तभी इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल सेमी ऑटोनोमस अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए होता है। कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट अपने खुद के डीएनए से ही सिंथेसिस करता है, और कुछ प्रोटीन्स जो न्यूक्लियर डीएनए है जो केंद्रक में प्रेजेंट होता है उनके जीन से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो इसके अंदर खुद का डीएनए होता है, उसको सीपी डीएनए बोलते हैं। इसके अलावा राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम 17S टाइप के होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हुआ क्लोरोप्लास्ट का। और अगर हम एक ग्रेनम देखें, एक या इसको बोलेंगे थाइलेकोइड, एक सिंगल थाइलेकोइड जिसकी आउटर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखें कि थाइलेकोइड में अलग अलग टाइप के पिगमेंट होते हैं, इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड। इसके अलावा कुछ ये छोटे छोटे एसेसरी पिगमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा साइटोक्रोम B6F जो मैट्रिक्स या बाहरी जो एनवायरनमेंट है उनसे H+ को अंदर ल्यूमेन के अंदर रिलीज करता है। और कीमोओस्मोसिस जो कीमोओस्मेटिक थ्योरी है अंदर जो ग्रेडियंट पैदा करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक एटीपेज सिंथेज होता है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें यहाँ भी होता है। इसको CF पार्टिकल भी बोलते हैं, CF पार्टिकल जो माइटोकॉन्ड्रिया के ATP सिंथेज की तरह होता है, CF पार्टिकल। तो ये 5 टाइप के पिगमेंट्स हो गए जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, ये क्या है कि ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप
ऑफ पिगमेंट्स हैं एक ग्रुप बना के, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए, बी, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ये सारे पिगमेंट एक ग्रुप बनाते हैं। दोनों में चाहे पी एस फर्स्ट हो पी एस सेकेंड, दोनों का रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए होता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर P700 होता है और फोटोसिस्टम सेकेंड का रिएक्शन सेंटर P680 होता है। तो इसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है और जो बाकी पिगमेंट होते हैं जिसको बोलते हैं SS3 पिगमेंट, ये लाइट को एब्जॉर्व करते हैं और रिएक्शन सेंटर तक लाइट को ट्रांसमिट करते हैं और उसके बाद रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड स्टेट में आके उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन जब वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो वह एनर्जी रिलीज करता है और उस एनर्जी का यूज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हम करते हैं, वो हम आगे देखेंगे लाइट रिएक्शन में। तो पी एस फर्स्ट एंड पी एस सेकेंड इम्पोर्टेंट है। पी एस फर्स्ट हमेशा नॉन एप्रेस्ड पार्ट में प्रेजेंट होता है और पी एस सेकेंड हमेशा एप्रेस्ड पार्ट में। देखो ये वाला पार्ट एप्रेस्ड पार्ट है, एक ग्रेनम के ऊपर दूसरा ग्रेनम है तो उनकी जो मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो ये वाला पार्ट एप्रेस्ड पार्ट है। यहाँ पर हमेशा पी एस सेकेंड फोटोसिस्टम सेकेंड प्रेजेंट होता है और ये बाहर वाला जो मैट्रिक्स की तरफ पार्ट है, मैट्रिक्स की तरफ ये वाला, यहाँ पर हमेशा फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लाइट हार्वेस्टिंग जो पिगमेंट है, जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है, जो नया फोटोसिस्टम फर्स्ट का पार्ट है, नया फोटोसिस्टम सेकंड का पार्ट है, तो ये भी लाइट को एब्जॉर्व करके और अपने पास फोटोसिस्टम फर्स्ट या सेकंड को ये लाइट को ट्रांसमिट करते हैं। तो LHC भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं। वो हालांकि पी एस फर्स्ट एंड पी एस सेकेंड का पार्ट नहीं होते, लेकिन वो एनर्जी को एब्जॉर्व करके एनर्जी को अपने नज़दीकी फोटोसिस्टम को ट्रांसमिट करते हैं। इसके अलावा ATPase सिंथेज होता है जो ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में ATP में कन्वर्ट होता है। ATP फॉर्मेशन में ये ATP सिंथेज हेल्प करता है। उसको CF पार्टिकल भी बोलते हैं, CF पार्टिकल। इसका साइटोक्रोम B6F होता है। ये कीमोस्मोटिक थ्योरी में मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट पैदा करने में मैट्रिक्स से H+ को थाइलेकोड की ल्यूमेन में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। इसके अलावा प्लास्टोक्यूनोन भी होता है, प्लास्टोसाइनिन भी होता है। और ये जो पिगमेंट हैं, ये जो अगर लाइट की क्वांटिटी इंटेंसिटी अधिक है, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फोटोन है, तो एक क्वेंचिंग में हेल्प करते हैं, उनको रिलीज करने में हेल्प करते हैं और थाइलेकोड का या एक सेल की ये प्रोटेक्शन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम इज द सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट ह्यूमन आई कैन व्यू। जो लाइट, जो इलेक्ट्रोकेमिकल मैग्नेट स्पेक्ट्रम है, उनमें से जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, ह्यूमन की आई से जो हमें दिखाई देता है, उनको हम दृश्य प्रकाश बोलते हैं। दृश्य प्रकाश बोलते हैं जैसे अब देखो, दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से 760 या 780 नैनोमीटर के आसपास होता है। इससे पहले, इससे कम वेवलेंथ वाली लाइट यूवी लाइट कहलाती है। यूवी लाइट उससे कम, दृश्य प्रकाश से कम वेवलेंथ वाली लाइट अल्ट्रावायलेट रेज कहलाते हैं। उससे कम एक्स रेज, उससे कम कॉस्मिक रेज। तो जिनकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, उनकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। तो इन जो कॉस्मिक रेज, एक्स रे, यूवी रेज, उनका वेवलेंथ कम है लेकिन उनमें एनर्जी ज़्यादा है। और विजिबल लाइट के बाद हम देखें 780 या 700 के 680 या 700 के बाद, रेड लाइट या फार रेड लाइट के बाद का जो एरिया उसमें को बोलते हैं इंफ्रारेड, IR। और उसके बाद डिफरेंट टाइप रेडियो वेव होती हैं। तो इनका वेवलेंथ ज़्यादा है, इन लाइट्स का वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब उनका लैम्डा ज़्यादा है, लेकिन इनमें एनर्जी कम होती है एज कंपेरिजन ऑफ यूवी लाइट इनके। तो हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ विजिबल लाइट, दृश्यमान प्रकाश, जो ह्यूमन आई से हम जिनको देख सकते हैं। 3
80 से लेके 700 के आसपास। तो अगर विजिबल लाइट की बात करें तो इसमें सबसे पहले विबज्योर, वायोलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये वेवलेंथ होता है। सबसे कम लेमडा इसका है, कम लेमडा इस वेवलेंथ इसका है, तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। सिर्फ दृश्य विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं। और रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी कम होती है इनकी तुलना में। तो विजिबल लाइट में हम देखेंगे तो वायलेट जो ये हैं इनका रेंज है 380 टू 450 नैनोमीटर, ब्लू लाइट 450 टू 490, ग्रीन लाइट 490 टू 570 नैनोमीटर, येलो, ऑरेंज एंड रेड, और उसके बाद फार रेड। तो इसको हम याद रखें VBGYOR, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबज्योर। तो इस आधार पे हम देखेंगे कि प्लांट सिर्फ विजिबल लाइट को ही एब्जॉर्व करते हैं, इसके अलावा न तो यूवी लाइट को एब्जॉर्व करेंगे न इंफ्रारेड को, सिर्फ विजिबल लाइट को। अब विजिबल लाइट में भी कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्व करते हैं, कौन सा पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल ए है उसकी कैपेसिटी अलग है लाइट को एब्जॉर्व करने की, क्लोरोफिल बी की अलग है, कैरोटिनॉइड की अलग है। तो ये हम सारा देखेंगे अभी। उसके बाद हम देखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स के बारे में देखेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। प्रिंसिपल पिगमेंट्स के रूप में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल जो मेन क्लोरोफिल पिगमेंट है उसमें है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए एक प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इसके अलावा क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई भी होता है, ये सारे एसेसरी है। और कैरोटिनोइड्स भी होते हैं, ये भी एसेसरी हैं। फाइकोबिलिन्स हैं, ये भी एसेसरी हैं। एसेसरी पिगमेंट वो पिगमेंट होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्व करके अपने रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। चाहे पीएस फर्स्ट हो, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, सबका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी क्लोरोफिल ए उनमें नहीं होता, सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सभी जो चाहे एल्गी हो चाहे प्लांट हो सभी में क्लोरोफिल ए यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है, जिनमें फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है बैक्टीरिया को छोड़ के। बैक्टीरिया में कुछ अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरबियम क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन। 3 टाइप के हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरबियम क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन। ये 3 पिगमेंट्स होते हैं, तीनों बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मोस्टली ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों साथ में होते हैं तो वो उनका कलर हमेशा ग्रीन होता है। क्लोरोफिल सी जो फियोफाइसी एल्गी हैं, भूरे सवाल हैं, उनमें प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल ई कुछ येलो ग्रीन एल्गी हैं उनमें ई प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कैरोटिनोइड्स भी एक एसेसरी पिगमेंट है। कैरोटिनोइड कार्बन एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। इनका फॉर्मूला C14H56 होता है, C14H56। इनका फॉर्मूला क्या होता है? C14H56। ये कैरोटिनोइड्स होते हैं, ठीक है। कैरोटिनोइड्स एक पिगमेंट्स होते हैं जो एसेसरी पिगमेंट है। इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैरोटीन एंड जेंट्रोफिल। कैरोटीन होते हैं C14H56 और 3 प्रकार के कैरोटीन होते हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन। कैरोटिनोइड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैरोटीन एंड जेंट्रोफिल। कैरोटीन हमेशा कार्बन व हाइड्रोजन के बने होते हैं, जिनका फॉर्मूला C14H56 होता है और इनके एग्जाम्पल हैं अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन।
इनके अलावा जैंथोफिल्स होते हैं। जैंथोफिल्स कैरोटीन के ऑक्सीजन डेरिवेटिव होते हैं। यहाँ पर C14H56 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो जैंथोफिल्स कैरोटीनोइड के ऑक्सीजन डेरिवेटिव होते हैं। ये पीले व भूरे वर्णक होते हैं। मोस्टली अगर हम बात करें तो ल्यूटीन जो जैंथोफिल है जो लीफ में व्यापक रूप से प्रेजेंट होता है। इनके अलावा फ्यूकोजैंथीन जो ब्राउन एल्गी जो फियोफाइसी के मेंबर में प्रेजेंट होता है उनके कारण उनका ब्राउन कलर होता है। इनके अलावा जियाजैंथीन, वाइलोजैंथीन, ये सारे क्या हैं, जैंथोफिल हैं। फ्यूकोजैंथीन इंपॉर्टेंट है जो भूरे सवालों में प्रेजेंट होता है। इनके अलावा ल्यूटीन जो मोस्टली प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होता है। इनके अलावा फाइकोबिलिन्स ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं। इसको हम देखें फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है रोडोफाइसी के मेंबर में, और फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, उनमें फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होता है। रेड एल्गी में फाइकोएरिथ्रिन। ये बेसिक पिगमेंट हैं, प्रिंसिपल पिगमेंट एंड एसेसरी पिगमेंट, जिसमें क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बी, सी, डी, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स के बारे में हमने देखा है। पिगमेंट्स के बारे में पढ़ने के बाद हम क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर कैसा है। क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जिसको बोलते हैं पोरफायरिन हेड, और ये है फाइटोल टेल। इसको क्या बोलेंगे, पोरफायरिन हेड बोलेंगे, और ये फाइटोल टेल। पोरफायरिन हेड एंड फाइटोल टेल। पोरफायरिन हेड में टेट्रापाइरोल रिंग, 4 पाइरोल रिंग प्रेजेंट होती है पोरफायरिन हेड में, और उनके सेंटर में होता है मैग्नीशियम मॉलिक्यूल। ये मैग्नीशियम मॉलिक्यूल है ये सेंटर में, और चारों टेट्रापाइरोल रिंग है, 4 पाइरोल रिंग है। इनसे मिलकर मैग्नीशियम 4 पाइरोल रिंग से मिलके पोरफायरिन हेड बनता है, और उसके बाद जो एक टेल है उसको बोलते हैं फाइटोल टेल। ये स्ट्रक्चर हुई। अब इसके बाद देखेंगे कि हम क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है। क्लोरोफिल ए का फार्मूला है C55H72O5N4 Mg मैग्नीशियम, और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है C55H70O6N4 Mg। यहाँ पर क्या होता है कि क्लोरोफिल ए में 3 नंबर कार्बन पे यहाँ पर CH3 मॉलिक्यूल होता है 3 नंबर कार्बन में, और क्लोरोफिल बी में यहाँ पर CHO होता है। तो अगर कहें तो क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए का एल्डिहाइड डेरिवेटिव है। क्लोरोफिल ए में CH3 होता है और क्लोरोफिल बी में CHO होता है। बाकी स्ट्रक्चर मोस्टली सेम होती है। ये बात हुई स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा अगर हम अवशोषण की बात करें कि क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, जो विजिबल लाइट, हम सिर्फ विजिबल लाइट की बात करेंगे, और जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है उसमें सिर्फ अवशोषण सिर्फ विजिबल लाइट का होता है। तो क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है 450 नैनोमीटर, जिसको मैं को बोलते हैं ब्लू लाइट में आता है, एंड 700 जो रेड लाइट में आता है। 450 एंड 700 नैनोमीटर की जो लाइट है वो भी विजिबल लाइट में 450 ब्लू लाइट होती है, 700 के रेड लाइट होती है। इस अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट दें तो इस लाइट में मैक्सिमम अवशोषण होता है, क्लोरोफिल ए अवशोषण करता है। इसके अलावा क्लोरोफिल बी 480 जो ब्लू ग्रीन लाइट है 480 में इनका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा जो कैरोटीनोइड होते हैं वो 460 नैनोमीटर पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये विजिबल लाइट में अलग अलग टाइप का अवशोषण हुआ। क्लोरोफिल ए के बारे में बहुत बार पूछा गया कि मैक्सिमम अवशोषण कौन सी मोनोक्रोमेटिक लाइट का करते हैं, तो 450 एंड 700 नैनोमीटर वाली लाइट। इसके बाद हम देखेंगे फोटोसिस्टम फर्स्ट, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। एमर्सन ने बताया था कि फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड पीएस सेकंड हो गए। एमर्सन ने
एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट का जब डिस्कवर किया, रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस के रेट को देखा, फार रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट देखा, दोनों को एक साथ जब लाइट दिया तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों के योग से ज़्यादा थी। तो तब आधार पर उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ फोटो सिस्टम अलग अलग होंगे, कुछ फोटो सिस्टम का अवशोषण अलग अलग होता है, तभी तो PS फर्स्ट एंड PS सेकंड का डिस्कवर एमर्सन ने बताया। PS फर्स्ट क्या है? मोलिकुलर ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व इन दिस सिस्टम। PS फर्स्ट जिसका रिएक्शन सेंटर होता है P700 रिएक्शन सेंटर होता है, और PS फर्स्ट कभी भी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या ऑक्सीजन जो रिलीज होती है उसमें PS फर्स्ट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और PS फर्स्ट प्रेजेंट होता है जो एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना का जो एप्रेस्ड पार्ट होता है, जो मैट्रिक्स की तरफ वाला पार्ट होता है, जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स की तरफ वाला पार्ट होता है, यहाँ पे PS फर्स्ट प्रेजेंट होता है एप्रेस्ड वाले पार्ट में। इनका रिएक्शन सेंटर P700 होता है। P700 इसलिए होता है कि क्लोरोफिल A PS फर्स्ट हो चाहे PS सेकंड हो, सबका रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल A ही होगा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 700 नैनोमीटर लाइट का करता है, इसलिए इसका रिएक्शन सेंटर P700 है। फोटो सिस्टम फर्स्ट साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों पाथवे में पार्टिसिपेट करता है, साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक। दिस सिस्टम प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट विथ NADP टू NADPH2। PS फर्स्ट में कैपेसिटी होती है NADP रिडक्टेज की, और ये NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करता है, और ये NADPH2 एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो CO2 का रिडक्शन में, जो डार्क रिएक्शन में इनका यूज होगा। तो PS फर्स्ट की ये कैपेसिटी होती है NADH रिडक्टेज की, जो NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करता है। फोटो सिस्टम सेकेंड PS सेकेंड। PS सेकेंड इन्वॉल्व ओनली इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सिर्फ जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है सिर्फ उसमें PS सेकेंड पार्टिसिपेट करता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS सेकेंड का कोई रोल नहीं होता। दिस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इन्वॉल्व द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि कौन सा फोटो सिस्टम ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट में, ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट में यूज होता है, कौन सा फोटो सिस्टम NADP रिडक्टेज कैपेसिटी का होता है। PS सेकेंड हमेशा ऑक्सीजन रिलीज करता है, और NADP रिडक्टेज कैपेसिटी सिर्फ PS फर्स्ट में प्रेजेंट होती है। PS सेकेंड लोकेटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड इन द स्ट्रोमा एंड नॉन एप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेना। जो इनर जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर PS सेकेंड प्रेजेंट होता है। नॉन एप्रेस्ड पार्ट में PS सेकेंड प्रेजेंट होता है। PS सेकेंड का रिएक्शन सेंटर P680 होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम एब्जॉर्व करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्व करता है। तो ये हुआ PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड, PS फर्स्ट हो PS सेकेंड हो, ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स हैं जिनका रिएक्शन सेंटर अलग अलग है। होता क्लोरोफिल A है, फर्स्ट में P700 है, सेकेंड में P680 है। ये उनका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के आधार पर दोनों को अलग अलग P700 P680 अलग अलग बताया है। और PS फर्स्ट में NADH रिडक्टेज कैपेसिटी होती है, और PS सेकेंड में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन को रिलीज करने में इसका योगदान होता है। ये PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। इसके बाद हम देखेंगे क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड क्वांटम यील्ड। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है? क्वांटम रिक्वायरमेंट, द नंबर ऑफ फोटोन। लाइट एनर्जी को हम यूज करते हैं, तो लाइट एनर्जी एज ए फोटोन के रूप में प्लांट की लीफ के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। तो द नंबर ऑफ फोटोन्स और क्वांटा रिक्वायर्ड बाय ए प्लांट और लीफ टू रिलीज वन मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है कि एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन को
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान रिलीज करने में जितने फोटोन्स या क्वांटा की रिक्वायरमेंट होती है उनको बोलते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। और इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द केस ऑफ क्वांटम रिक्वायरमेंट इज 8। इसका मतलब 8 लाइट फोटोन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज ऑफ 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए टोटल 8 फोटोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तब इसको बोल क्वांटम रिक्वायरमेंट कितना हुआ 8 फोटोन। और इसके बाद है क्वांटम यील्ड। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व बाय 1 क्वांटा ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड। हैंस द क्वांटिटी ऑफ क्वांटम यील्ड इज 12.5%। इसका मतलब हुआ कि एक फोटोन एब्जॉर्व करने से CO2 का कितना पार्ट रिलीज होता है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व बाय 1 क्वांटम ऑफ लाइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक मॉलिक्यूल को रिलीज करने में हमें 8 फोटोन चाहिए ऑक्सीजन का, तो क्वांटम रिक्वायरमेंट तो 8 हुई और क्वांटम यील्ड क्या हुआ 1/8, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के रिलीज में हमें 8 फोटोन चाहिए। 8 फोटोन चाहिए और क्वांटम यील्ड क्या है कि एक फोटोन से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना पार्ट रिलीज होता है, तो 1/8 दैट इज 0.128 या 12.5%। तो क्वांटम यील्ड एंड क्वांटम रिक्वायरमेंट। इसके बाद हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। लीफ में जो डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं जो विजिबल लाइट का कौन से पार्ट को कितना एब्जॉर्ब करते हैं, वो स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और किसी लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना होता है, कौन सी लाइट में कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, उसको बोलते हैं हम एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट में होता है। यहाँ पर क्या है, ब्लू लाइट है, क्लोरोफिल ए 450 नैनोमीटर मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल बी 480। इनके अलावा रेड लाइट में भी एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट के बाद होता है। ये है अवशोषण स्पेक्ट्रम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट में और उसके बाद रेड लाइट में। ग्रीन लाइट का प्लांट एब्जॉर्प्शन नहीं करते, तो ग्रीन लाइट का प्लांट किसी भी तरह से कोई अवशोषण नहीं करते। तो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो अवशोषण की बात करें तो अवशोषण या तो ब्लू लाइट का होता है वो या रेड लाइट का। क्लोरोफिल ए का ये 450 एंड 700 के आसपास, क्लोरोफिल बी का 480 के आसपास। ये इनका पीक पॉइंट है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी का। अब हम बात करें एक्शन स्पेक्ट्रम की, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसी भी लाइट में कितना है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम उसको बोलेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। तो मैक्सिमम अगर देखें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमेशा रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ब्लू लाइट में ज़्यादा होती है। इसके अलावा ग्रीन लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं होता, एक्शन स्पेक्ट्रम यहाँ पे मिनिमम होता है। तो ग्रीन लाइट में मैक्सिमम रेड लाइट एंड ब्लू लाइट। अगर आपको ये पूछे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम कौन सी लाइट में होता है, तो आप बताओगे ब्लू लाइट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है और एक्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम रेड लाइट में। इसके बाद हम देखेंगे एमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। तो रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है कि द क्वांटम यील्ड मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप्स ड्रामेटिकली इन द फार रेड रीजन ऑफ chlorophyll absorption greater than 680 nanometer. This is known as red drop effect. रेड रीजन के बाद जो फार रेड रीजन एरिया है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसमें ड्रामेटिकली डिक्रीज होता है। इसको बोलते हैं
red dwarf effect. The red dwarf effect indicate that far red light alone is inefficient in driving photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, रेड लाइट के जस्ट बाद 680 के बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में ड्रामेटिकली जो डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं कि रेड ड्रॉप इफेक्ट हुआ। रेड लाइट के जस्ट बाद फार रेड एरिया में फोटोसिंथेसिस की रेट एकदम कम हो गई और इसको बोलेंगे रेड ड्रॉप इफेक्ट। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये रेड 680 या 700 तक, 700 के बाद अगर हम फोटोसिंथेसिस की रेट देखें तो यहाँ पर ड्रामेटिकली डिक्रीज होती है, तो इसको बोलेंगे कि रेड लाइट के बाद इन्फ्रारेड एरिया में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होता है और इनको बोलेंगे हम रेड ड्वार्फ इफेक्ट। ये एमर्सन ने बताया सबसे पहले कि फार रेड रेजिन में क्वांटम यील्ड या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में ड्रामेटिकली डिक्रीज होता है। इसके बाद हम देखेंगे एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस enhance when red light and far red light are given together is known as enhancement effect. Enhancement effect show that there are two photochemical complex. Now this is known as photosystem first and PS first and PS second. एमर्सन ने एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट के आधार पर बताया कि फोटोसिस्टम दो अलग अलग टाइप के हैं, उनको PS फर्स्ट एंड PS सेकंड का नाम दिया। अब देखते हैं कि ये एनहांसमेंट इफेक्ट है क्या। सबसे पहले अगर देखें कि रेड लाइट 680 में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मान लो ये 20 है, कुछ भी मान लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इतना है, और फार रेड अलग अलग हमने लिया, रेड लाइट लिया, फार रेड लिया, ये मानो 10 है, और दोनों लाइट को हमने एक साथ लिया तो टोटल 30 आनी चाहिए थी, लेकिन दोनों को हम साथ लेते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों के योग से भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको बताया कि एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, दोनों के योग से भी ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ तो इसको बोलेंगे एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। और इसी आधार पर बताया कि अकेला जो फार रेड एरिया है जो रेड लाइट के जस्ट बाद है वो फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी में इतना एफिशिएंट नहीं होता, तभी तो अगर सिंगल फार रेड लाइट लें तो फार रेड इफेक्ट, रेड लाइट के जस्ट बाद फार रेड एरिया में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, और अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट लें फार रेड की तो उनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होता है, और रेड लाइट और फार रेड लाइट दोनों को साथ में लेके अगर फोटोसिंथेसिस हो तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों के योग से ज़्यादा होती है। इसको बोलते हैं एमर्सन, इसको बोलते हैं एमर्सन रेड ड्वार्फ इफेक्ट और इसको बोलते हैं एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। थैंक यू।